आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले हम बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको ये बात तो पता है कि रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है जिनको हरी झंडी दी है, और इसी क्रम में भारतीय थल सेना को एक और बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ दो बड़े प्रोक्योरमेंट डील साइन करी है। इसके अंतर्गत एरिया डेलायर म्यूनिशन टाइप 1 और इसके अलावा हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड मार्क 1 जैसे जो रॉकेट्स हैं, जो कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, इनकी डील को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने EEL और इसके अलावा MIL के साथ ये दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिनकी लागत 10,147 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो शक्ति सॉफ्टवेयर्स है इनमें अपग्रेड की बात की गई है। और ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह सर के उपस्थिति में 6 फरवरी 2025 को साइन किए गए हैं। अब अगर हम एरिया डिनायर म्यूनिशन टाइप 1 की बात करें तो ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में किए जाते हैं यूज, और ये जो वॉरहेड हैं ये क्वांटम ऑफ सबम्यूनिशंस को एक बड़े एरिया में डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि एनिमी के मैकेनाइज कॉलम हो गए या फिर व्हीकल कॉलम हो गए या फिर आर्मी पर्सनल्स हो गए, इनको हम बड़े पैमाने पर टारगेट कर सकते हैं। और इसके चलते जो एक बड़ा नुकसान है एनिमी को वो हो सकता है। वहीं अगर हम हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड मार्क 1 रॉकेट्स की बात करें तो ये एडवांस वर्जन है इन सर्विस हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और ये डीप स्ट्राइक मिशन में जो कि एनिमी टेरिटरी के अंतर्गत किए जाते हैं वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, और ये हाईएस्ट प्रेसिजन और लिथैलिटी के साथ दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। अब चाहे एरिया डिनायर म्यूनिशन हो या हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड रॉकेट्स हो, ये बेसिकली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी जो आर्टिलरी रॉकेट रेजिमेंट का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम रक्षा मामले के जानकार लोगों की बात करें तो आने वाला जो एक दशक है ये इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ जहां इस समय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट्स पे काम किया जा रहा है, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका हो गया या फिर गाइडेड पिनाका हो गए, तो वहीं दूसरे जो रॉकेट सिस्टम है ये भी इंडियन आर्मी के लिए लगातार विकसित किए जा रहे हैं, जिनका बेनिफिट भारतीय थल सेना को आने वाले निकट भविष्य में मिलेगा। अब अगर हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो हाल ही में इनका एक मेजर टेस्ट हुआ था राजस्थान में, जहां पर इन्होंने अपनी फायर पावर से जो दुश्मन है उनको सख्त संदेश दिया था और दिखाया था कि कैसे भारतीय थल सेना इन पर अपने भरोसे को मजबूत करती जा रही है। वहीं अगर हम जनवरी की रिपोर्ट की बात करें, खासकर 7 जनवरी को, तो 7 जनवरी को इंडियन आर्मी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर बताया गया था कि भारतीय थल सेना को जो गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इनका जो पहला बैच है ये 2025 के अंत तक मिल जाएगा। और ये उन सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट के बाद ये डिसीजन लिया गया है जिन्होंने इनकी कैपेबिलिटी का प्रत्यक्षीकरण किया था। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी जो फ्लाइट टेस्ट हैं इन्हें नवंबर 2024 में पहले ही कंप्लीट कर रखा है, और ये प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करते हैं। वही 14 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने अनाउंस किया था कि जो गाइडेड पिनाका का जो फ्लाइट टेस्ट है ये 3 अलग अलग फेजेस में पूरा कर लिया गया है, जहाँ पर अलग अलग जो इन्वायरमेंट थे वहाँ पर इनको टेस्ट किया गया है, और इन्होंने 75 किलोमीटर से ज़्यादा की जो दूरी है वो तय करी थी। यानी ये 75 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को ऑफर करते हैं, जो कि भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना भी इस समय इनका इंतजार काफ़ी ज़्यादा बेसब्री के साथ कर रही है। तो बस देखना है कि भारतीय थल सेना को ये जो पिनाका गाइडेड पिनाका सिस्टम है ये कब तक मिलते हैं। एक तरफ जहां एरो इंडिया 2025 के शुरू होने से पहले ही हमें SU-57 फैलन के दर्शन हो गए, एमका के बारे में रिपोर्ट सामने आ गई, और इसके अलावा F-35 को लेकर हमने बात करी, लेकिन हम लोग डीआरडीओ के एक ऐसी रिपोर्ट को यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई ये कहे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का क्या स्टेल्थ वेरिएंट तैयार किया गया है, तो आपको सुन के ताज्जुब जरूर होगा कि आखिरकार LCA की डिज़ाइन जैसी है वो स्टेल्थ कैसे हो सकता है। लेकिन क्या अगर आपसे कोई ये कहे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने कैटेगरी का सबसे ज़्यादा स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? खैर, आपको सुन के ताज्जुब जरूर लगा होगा, लेकिन ये बात उतनी ही ज़्यादा सच है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद डीआरडीओ की तरफ से कही गई है। हाल ही में डीआरडीओ ने प्राउडली इस चीज़ को अनाउंस किया है कि उनका जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है ये अपने सेगमेंट का वन ऑफ द लोएस्ट रेडार क्रॉस सेक्शन वाला एयरक्राफ्ट बन चुका है, और इसके पीछे श्रेय जाता है
इसमें इस्तेमाल किए गए जो हाई अमाउंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनका, जी हाँ, जो कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। अगर हम डीआरडीओ के द्वारा साझा की गई रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें जो एयरफ्रेम है उसमें वेट वाइज तकरीबन 45% जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका यूज़ किया गया है, जिसके चलते ये अपने कैटेगरी के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा हल्का भी है और ज़्यादा स्टेल्दी भी है। अगर हम एयरक्राफ्ट के विजिबल सरफेस एरिया को देखें तो ये 90% तकरीबन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिसके चलते न सिर्फ इसको स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिले हैं बल्कि एयरक्राफ्ट की रेडार विजिबिलिटी जो है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुई है। इस कैटेगरी के दूसरे फाइटर जहां अभी भी मेटेलिक स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो वही तेजस में जो हाई कंपोजिट एयरफ्रेम है इसका यूज किया गया है, जिसके चलते इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस अपग्रेड देखने को मिले हैं और इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन है वो कम हुआ है और ये एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है जब हम मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनेरियोस की बात करते हैं। ये एयरक्राफ्ट एक बेटर सर्वाइबिलिटी के साथ में आता है जो कि हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में इसको रेडार डिटेक्शन से बचा के रखती है और एनिमी फाइटर्स के लिए लो लेवल पर इसको डिटेक्ट करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कंपोजिट की जहां तक बात रही तो इसकी जो रेडार रिफ्लेक्टिविटी है वो मेटल की तुलना में कम तो होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दरअसल कंपोजिट के चलते ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का भी होता है, इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव होती हैं और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी इंप्रूव होती है, इसकी जो रेंज है वो इंप्रूव होती है, मनूवरबिलिटी इंप्रूव होती है और इसके अलावा जो कोलिजन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है और एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डीआरडीओ ने कहा कि हमने इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को विकसित करके ये चीज़ दिखा दी है कि हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम एडवांस फाइटर्स का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो कंपोजिट बनाए हैं ये सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को बेनिफिट नहीं करेंगे बल्कि दूसरे जो डिफेंस एप्लीकेशंस हैं उनमें इनका यूज होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाले निकट भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर संबंध और भी दूसरे रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे और उनमें भी जो एडवांस कंपोजिट हैं उनका यूज होना है। डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि हमारा जो बड़े पैमाने पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क था उसके चलते हमने कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग की जो आर्ट है उसको मास्टर कर लिया है और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे जो मटेरियल हैं ये मिलिट्री एविएशन की जो डिमांड है जिसमें स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेल्थ तीन केंद्रीय फैक्टर होते हैं उसको हम पूरा करने में आज सक्षम है। खैर पहला एयरक्राफ्ट जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A ये मार्च से पहले भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकायदा जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन डिलीवरी पर एक बड़ी टिप्पणी भी करी है जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत को जो 12 इंजन है वो तकरीबन हमें इसी वर्ष मिल जाएंगे और बाकी 2026 से जो इंजन की डिलीवरी है वो सामान्य हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।